हेलो एवरीवन, मैं राशि जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राशि जैन रेडियंट क्लासेस में। आज की क्लास में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। जहाँ आपका x और y क्या होते हैं? रियल नंबर हैं। मीन्स x और y आपके क्या हैं? रियल नंबर हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका ये क्या है? x रियल पार्ट है और y क्या है? इमेजनरी पार्ट है। तो इस अयोटा, ये जो अयोटा है हमारे पास, ये एक सिंबल की तरह यूज़ होता है और इससे हमको ये क्लियर होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा पार्ट इमेजनरी है। तो ये अयोटा कहाँ से आया? जैसे जब हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 0 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे को क्या मिलता है? -4। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4 और इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, √-1/√4। अब इसका तो आप जानते हैं कि -√4 इज इक्वल टू क्या होता है? 2। मीन्स ये बन गया +-2/√-1। अब ये अंडर रूट के अंदर जो निगेटिव साइन है, इसको सॉल्व करने के लिए ही ये अयोटा का जन्म हुआ। अयोटा वहीं से बना, तो इसको इस √-1 की वैल्यू दी गई आई। मीन्स ये जो अयोटा है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है √-1। तो ये वाला, ये जो वैल्यू है, ये क्या कहलाता है? हमारा इमेजनरी नंबर है और इसके कारण ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। अयोटा को ले करके हमने एक नंबर फॉर्म किया और वो नंबर क्या कहलाता है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो था आपका कार्टेशियन फॉर्म का। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो हमारा ये आपका क्या कहलाएगा? जेड प्लेन, या इसको आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आपका जेड प्लेन है, जहाँ ये जो आपकी एक्सिस है ये कहलाती है रियल एक्सिस। ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है? इमेजनरी एक्सिस है और ये आपकी क्या है? रियल एक्सिस। ये आपकी रियल एक्सिस है और ये आपकी इमेजनरी एक्सिस है। अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में या जेड प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज यहाँ पे ये x आपका है और ये y, ये हम ले लें, तो ये जो पॉइंट हमारे पास बनेगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, z इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई लिखने का मतलब है कि x आपका रियल पार्ट है और y आपका इमेजनरी पार्ट है। यदि मैं z इज इक्वल टू लिख दूँ yx, मीन्स यहाँ हो जाएगा y आपका रियल है और x आपका इमेजनरी पार्ट है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स वाई या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसको ये आपका x है और ये y है और ये आपका ओरिजिन है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कार्टेशियन फॉर्म में है उसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी को हम पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू आर ई आई थीटा, या इसको बोलते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसका भी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, तो ये कैसे बनेगा? आपका पोलर फॉर्म का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको भी हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये आपका क्या है, ये भी आपका रियल z इज इक्वल टू आपका x और यहाँ पे बन गया इमेजनरी z इज इक्वल टू y। ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजनरी एक्सिस है। ये आपका क्या है, ये आपका जेड प्लेन है या इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। ये आपका ओरिजिन है। अब यहाँ पे हम इसको थीटा और आर, यदि ये पॉइंट पी कर दें इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई पॉइंट P है और ये ओरिजिन है आपका। तो OP का जो डिस्टेंस है उसको हम R से यदि डिनोट करें, R क्या है आपका मैग्नीट्यूड है, R आपका क्या है मैग्नीट्यूड है और थीटा क्या है आपका एंगल। अभी इसको एंगल हम बोलते हैं, ये एंगल आपका है। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये जो OP एक एंगल बनाता है, ये कहलाएगा थीटा और ये कहलाएगा आपका R। डिस्टेंस OP इज इक्वल टू R मीन्स ये आपका मैग्नीट्यूड है। अब यदि इसमें हम x को हम एज्यूम करें तो x क्या बन जाएगा R cos थीटा एंड y आपका क्या बन जाएगा R sin थीटा। क्लियर है। ये आपका एंगल यहाँ बन रहा है तो ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है। तो जब x को कैलकुलेट करेंगे तो r cos थीटा बनेगा, y को कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा r sin थीटा। अब इसको ले जा करके यदि हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में रख दें तो ये क्या बन जाएगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। इसमें से r को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्लियर है ये। तो जेड को पोलर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा या इसको बोलते हैं r e i थीटा। अब ये cos थीटा प्लस i sin थीटा को हमने e टू द पावर i थीटा क्यों बोला या क्यों लिखा उसको मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस cos थीटा प्लस i sin थीटा को हम e टू द पावर i थीटा भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x को आपकी सीरीज आप कैसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब इस x को यदि मैं x की वैल्यू i थीटा लिख दूं तो इस x की जगह हमने i थीटा लिखा तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस i थीटा प्लस i थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस i थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस i थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जैसे आपको पता है आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट -1, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -1, आयोटा का क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा मीन्स माइनस आयोटा। ये सिमिलरली आई टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर मीन्स ये क्या बन जाएगा +1। इसी तरह आप इस आयोटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब इनको यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं तो क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा थीटा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर कितना है माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। फिर ये क्या बन जाएगा आयोटा क्यूब थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, आयोटा क्यूब कितना मिला माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, आयोटा 4 कितना बना था +1 तो ये बन जाएगा प्लस थीटा 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे ये लिखते जाएंगे। अब इसको हम रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए आई के टर्म आ रहे हैं तो ये जितने भी आयोटा हैं वो सब इमेजनरी पार्ट है और ये सब रियल पार्ट है। तो इसको जब आप अलग करेंगे तो ये बनेगा थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। प्लस आयोटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बनेगा थीटा, यहाँ से बना माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आकर के बन जाएगा थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो ये किसकी सीरीज़ है, ये कॉस की सीरीज़ है और ये किसकी सीरीज़ है साइन की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा।
तो इस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को आप e⁻i थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम ये z = x + iy को पोलर फॉर्म में z = r⁡e⁻i थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से z बार से डिनोट करते हैं और ये भी मिलता है x - iy। यदि हमारे पास z = x + iy है तो इसका कॉन्जुगेट z बार = x - iy बनेगा। तो जब ये प्लस है तो यहाँ माइनस बन जाएगा, यदि यहाँ माइनस है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका कॉन्जुगेट, यदि वहाँ माइनस है तो इधर कॉन्जुगेट प्लस बन जाएगा, और यदि ये प्लस है तो यहाँ माइनस बन जाएगा। मीन्स आपके साइन में कहाँ चेंज हो रहा है, इमेजनरी पार्ट वाले, जो इमेजनरी पार्ट है वहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाता है। तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसी को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा r⁻i थीटा, ऐसे लिखेंगे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा प्लस i साइन माइनस थीटा, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका r cos थीटा माइनस i साइन थीटा, ये बनेगा। तो क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या देता है, cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। अभी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, z = x + iy, और इसके कॉन्जुगेट को हम लिखते हैं z बार = x - iy। ये था कार्टेशियन फॉर्म में, और पोलर फॉर्म में r⁻i थीटा, और z बार इसके कॉन्जुगेट को लिखते हैं r⁻ i थीटा। क्लियर है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो मॉडुलस है, हम इसका मॉडुलस और इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। मॉड z = r = √x² + y², यह आपका कहलाता है मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ z = r √x² + y²। और यदि हम एंगल को कैलकुलेट करना चाहें, इस z के एंगल को, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, और इसको कहते हैं आर्गुमेंट, ये भी कहते हैं। ये इसको तो जब एंगल को कैलकुलेट करना है तो हम लिखते हैं थीटा = tan−1 y/x। तो ये आपका कार्टेशियन और पोलर का एक रिलेशन भी है कि r = √x² + y² और थीटा = tan−1 y/x। तो ये कहलाता है, थीटा को हम एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट भी कहते हैं, या और इसको r को मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। तो कभी r कैलकुलेट करना हो या थीटा कैलकुलेट करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके बहुत आसानी से r और थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। या मॉड ऑफ z निकालना है तो उसको हम √x² + y² करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट अब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। क्या होता है यहाँ पे, जब z + z बार लेंगे तो ये क्या बनेगा, प्योरली आपके पास रियल बनेगा, या इसको हम लिख सकते हैं 2x। सेकेंड है, यदि आप z - z बार लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को यदि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्योरली आपको y मिलता है, ये इमेजनरी पार्ट मिलता है, या इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है। तो ये आपको प्योरली इमेजनरी मिलेगा और ये प्योरली आपको रियल मिलेगा। थर्ड, z1 + z2 का, इसका होल का बार करेंगे तो ये बन जाएगा z1 बार + z2 बार। फोर्थ है, z1 × z2 का यदि बार लेंगे तो ये बनेगा z1 बार
इंटू Z2 बार, फिफ्थ Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इस होल का बार लेंगे तो बन जाएगा Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार, ये बनेगा। और सिक्स्थ आपका है Z⁴n, इसका यदि आप बार ले लें तो ये बार मीन्स कॉन्जुगेट आप ले रहे हैं, ये बार का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा Z बार का होल n, ये है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, ये आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका यूज़ भी होगा। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लेंगे तो आपको मिलेगा Z इंटू जेड बार, और इसकी वैल्यू आएगी x² प्लस y²। इसको हम सॉल्व करके भी देख लिए कि इसकी वैल्यू आती है x² प्लस y²। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो कई बार आपको मॉड ऑफ जेड या मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर मिलेगा, तो उसको हम कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये थी कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। मैं कुछ आपको सर्कुलर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन का रिलेशन, ये सब भी आपको बता देती हूँ ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो कुछ थोड़ा सा बेसिक और पढ़ लेते हैं कि सर्कुलर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी हमने पढ़ा था, आयोटा थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e⁻ माइनस आयोटा थीटा हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यदि इन दोनों को, यदि इसको 1 लिख दें और इसको 2, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, e आयोटा थीटा प्लस e माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू, जब इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस और प्लस वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 2 टाइम्स कॉस थीटा। मीन्स हमको कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e⁻ आयोटा थीटा प्लस e⁻ माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये है सर्कुलर फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये रिलेशन। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, e आयोटा थीटा माइनस e आयोटा थीटा इज इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन में इसको माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा, अब ये कॉस वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमको मिल जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से हमको साइन थीटा क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू e आयोटा थीटा माइनस e⁻ माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये हमको मिला साइन थीटा। तो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा है। अब हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन h थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻i थीटा माइनस e⁻ माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2, और कॉस h थीटा, कॉस का हाइपरबोलिक फंक्शन हम लिखते हैं e आई थीटा प्लस e माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। मैं आई बोल दूं तो वो एक्चुअली में आयोटा ही है। हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, इनका रिलेशन क्या होता है, साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आई साइन एच एक्स, कॉस आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉस एच एक्स। ये आपका क्या है, सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक का ये रिलेशन होता है। इसी में हम सर्कुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। यदि d/dx ऑफ आप साइन एच एक्स करते हैं हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन, तो ये बनता है कॉस एच एक्स, और आप d/dx ऑफ कॉस एच एक्स करने से इसका बनेगा साइन एच एक्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि डी मोवियर्स थ्योरम क्या होता है। उसका भी बहुत यूज़ है डी मोवियर्स थ्योरम का। जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हमारे पास पावर मिल जाए, कितने भी ऑर्डर का यदि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो हम उसको बहुत आसानी से डी मोवियर्स से सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं कि डी मोवियर्स थ्योरम होता क्या है। डी मोवियर्स के अकॉर्डिंग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n, मीन्स यदि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम कोई पावर ले लें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस n थीटा प्लस आई साइन
एन थीटा। मीन्स ये जो पावर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर जितना भी पावर है वो जा कर के कहाँ, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपका है डी मोवियर्स थ्योरम। इसकी हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट नोट है आपका वो ये है कि यदि यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई मिल जाए टू दी पावर एन, तो यहाँ पे डी मोवियर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स ये कभी भी कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन फाई नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये रियल और ये इमेजनरी पार्ट मिलकर के आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। लेकिन जैसे ही एंगल डिफ़र करेंगे तो यहाँ पे डी मोवियर्स क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट नोट कि यदि आपका रियल पार्ट साइन है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा टू दी पावर एन, यहाँ पे भी डी मोवियर्स एप्लीकेबल नहीं होता। ये कभी भी साइन एन थीटा प्लस आयोटा कॉस एन थीटा नहीं बनेगा, क्योंकि रियल पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, कॉस, और इमेजनरी पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, साइन। हाँ, इसको यदि हम लिख दें कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई बाई टू माइनस थीटा टू दी पावर एन, यदि हमने क्या किया, ये जो हमारा रियल पार्ट था साइन, उसको वापस हमने कॉस में चेंज कर दिया। अब इस पे डी मोवियर्स अप्लाई हो सकता है और हम इसको लिख सकते हैं कॉस एन पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन एन पाई बाई टू माइनस थीटा। अब जैसे ही कॉस रियल में आया और साइन इमेजनरी में आया, उस पर फिर से डी मोवियर्स अप्लाई होने लगा और वो जो पावर था वो जाकर के कहाँ, एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन यदि आपका रियल पार्ट साइन है और इमेजनरी पार्ट कॉस है तो वहाँ डी मोवियर्स नहीं लगेगा, और यदि एंगल डिफ़र कर रहे हैं तब भी आपका डी मोवियर्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये काफ़ी यूज़फुल है, आगे भी यूज़ होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब हम देखते हैं रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उस रूट को फाइंड करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि जैसे हमारे पास 1 मिल जाए, -1 आयोटा माइनस आयोटा, इनको हम क्या लिख सकते हैं वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आई साइन 0। ठीक, cos 0 क्या होता है 1, साइन 0 0, मीन्स ये मिलकर के क्या बन गया 1 आ गया। और इसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर i 0। क्लियर है। अब -1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई, क्योंकि cos पाई क्या देता है हमको -1 और साइन पाई क्या मिलता है 0। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा -1, तो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आई पाई। क्लियर है। अब आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो देखिए cos पाई बाई 2 क्या मिलता है 0 और साइन पाई बाई 2 क्या मिलता है 1, मतलब आयोटा वाला पार्ट हमारे पास रहा, तो आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, और इसको लिख सकते हैं ई आई पाई बाई 2। अब माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2। अब cos ऑफ माइनस थीटा क्या मिलता है हमको, cos पाई बाई 2 ही मिलेगा, और साइन माइनस पाई बाई 2 हमको क्या देगा, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो ये cos पाई बाई 2 अगेन क्या हुआ 0 और साइन पाई बाई 2 बना 1, मीन्स हमको मिला माइनस आयोटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 2। तो ये रिप्रेजेंटेशन है 1 -1 आई, और माइनस आयोटा को हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा 0, -1 को ई टू द पावर आयोटा पाई, आयोटा को ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, और माइनस आयोटा को ई टू द पावर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2। ये लिख दिया। अब
जब हम रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं तो रूट निकालने के लिए हमको 1 तो देगा नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही देगा। किसी भी हमको रूट निकालना है, सपोज हमको z इज इक्वल टू हमको मिल गया 2 टू द पावर, यहाँ पे 1 तो नहीं लिखेगा, 2 टू द पावर 1/3 लिख दिया, 2 टू द पावर 1/4 लिख दिया, 2 टू द पावर 1/5 में लिख दिया। मीन्स इस तरह के टर्म का यदि हमको रूट निकालना हो तो हम इस तरह से तो हम रूट नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे देखिए e टू द पावर i 2n पाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। अब cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos 2 पाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई n कुछ। अब साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1 और साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0। तो ये हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट मीन्स e टू द पावर i 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ से हमको क्या मिला कि e टू द पावर i 2n पाई को हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यदि जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो क्या हम इसमें इंटू करके i आयोटा 2n पाई को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 1 ही है इसकी वैल्यू। तो e टू द पावर आयोटा 0 इंटू 1 मीन्स e टू द पावर आयोटा 0 ही होगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर आयोटा 0 प्लस 2n पाई। अब यदि हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना है तो ये जो n है, n क्या है आपका, एक इंटीजर है, इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू पुट करके हम ईजिली उसके रूट्स निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी मैं e टू द पावर i 2 पाई n को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर आयोटा पाई प्लस 2n पाई। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर आयोटा 2n पाई, तो ये बन गया e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर i 2n पाई, तो ये बन जाएगा e टू द पावर आयोटा, ये बन गया माइनस पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो इससे हम बहुत आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या करते हैं, रूट को फाइंड कर सकते हैं। आपको यदि nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो, आपको nth रूट ऑफ यूनिटी, इसकी बात हम करें, nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स z टू द पावर n इज इक्वल टू 1 बोल रहा है। यदि हम z टू द पावर n इज इक्वल टू 1 लिखें मीन्स इस z के कितने रूट बनेंगे, n रूट्स बनेंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ से 1 के भी हमको कितने मिलेंगे, n रूट्स मिलेंगे। तो वही बोला nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स हम 1 के n रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए अभी हमने लिखा था कि z इज इक्वल टू, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा 0 प्लस 2n पाई i, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n। ये लिखा जा सकता है, 1 की जगह हमने लिख दिया e टू द पावर आयोटा 0 प्लस 2n पाई i, और इसके ऊपर पावर 1/n है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर आयोटा 0 का मतलब क्या होता है, ये 1 होता है। किसी के भी पावर को यदि हम 0 लिखें, आयोटा इंटू 0 मीन्स 0 ही बनेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, e टू द पावर 2n पाई i, और ये है हमारे पास 1/n। अब यदि इस डी मोवियर से यदि हम इसको अंदर ले आए, यदि मैं इसको कॉस और साइन में लिखूं तो ये क्या होता है, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल में मल्टीप्लाई होगा मतलब ये डिवाइडेड में आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2n पाई i डिवाइडेड बाई n। ध्यान रखिएगा ये वाला n और ये वाली n को सेम मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे देखिए मैंने सेम किया, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमको n रूट कहाँ से मिलेंगे, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं k, इसको हम लिख लेते हैं k।
क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग दिखने चाहिए, क्योंकि इस के में हम 0 1 2 3 4 रखेंगे तो हमको n रूट्स हमको फाइंड होंगे। क्लियर है? यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दीजिए 0 1 2 अप टू कहाँ तक जाएगा n-1 तक, क्योंकि हमको n रूट्स फाइंड करने हैं और हमने यहाँ 0 को लिख लिया, ये इसलिए ये यहाँ n-1 तक जाएगा। तो k की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक पुट करेंगे तो यहाँ आपको कि z के कितने n रूट्स फाइंड हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह हम लिखते हैं। अब ये आपका स्टैंडर्ड है। यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यदि इसी में स्क्वायर रूट निकालना है, मीन्स आपके पास n की जगह 2 है, इसको निकालना है तो आप इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 1/2। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, z इज इक्वल टू यहाँ से ले लीजिए e⁻²k पाई i डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/n की जगह क्या है 1/2, तो ये k पाई i डिवाइडेड बाई 2 बन गया। अब यहाँ पे k की वैल्यू आपको क्या रख देनी है, k इज इक्वल टू 0 1, खाली 2 ही रूट निकालने हैं तो 0 और 1 जैसी रखेंगे तो आपके पास क्या हो गया, 2 रूट आ गए। तो इसमें पहला रूट क्या बन जाएगा, k की जगह 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा e⁻0 मतलब 1 एक रूट, और दूसरा रूट क्या बन जाएगा, जब k की जगह आप क्या रखेंगे 1, तो 1 रखे तो ये किधर 2 कैंसिल हो जाएगा तो e⁻πi बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी के आपको 2 रूट मिले 1 और e⁻πi। तो इस तरह आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते। अब यदि हम यहाँ पे e⁻2πi डिवाइडेड बाई n को अल्फ़ा एज्यूम कर लें, सपोज यदि हम यहाँ पे e⁻2πi डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू अल्फ़ा एज्यूम कर लें, तो ये z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू α⁻k लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको α⁻k लिखे। अब जब k रखे 0 1 2 अप टू n-1 तक, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू जब यहाँ पे 0 रखा तो बन गया आपका 1 1 रखा तो बना अल्फ़ा, 2 रखा तो α², α³ एंड सो ऑन, ये बन जाएगा αn-1। तो इसके nth रूट ऑफ यूनिटी के हमको क्या रूट मिल जाएंगे, 1 अल्फ़ा, α² α³ अप टू αn-1, ये हमको रूट मिल जाएंगे। अब यदि हम इसका सम देखें और इसका हम प्रोडक्ट देखें तो हमको क्या मिलेगा, nth रूट ऑफ यूनिटी का यदि हम सम करना चाहें और उसका प्रोडक्ट करना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, रूट्स का सम करना चाहूँ तो हमको सम क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस α² प्लस α³ प्लस अप टू αn-1। अब इसको आप देखने से, ये जो आप देख रहे हैं ये सीरीज़ देखने से ऐसा लग रहा है कि जब ये एक जीपी सीरीज़ है, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे अल्फ़ा डिवाइडेड 1 तो α² डिवाइडेड बाई अल्फ़ा मीन्स इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या है, अल्फ़ा है। मतलब ये एक जीपी सीरीज़ है, एन टर्म की जीपी सीरीज़ है। क्या बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 माइनस α⁻n डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। आर मतलब कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो हमारा अल्फ़ा है, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब e⁻ हमने 2i π/n को हमने क्या लिया है, इसको ही हमने अल्फ़ा लिया था, तो अल्फ़ा की जगह हमने रख दिया e⁻2i π/n, और इसका जब हम n करेंगे टू दी पावर n तो ये क्या बन जाएगा e⁻2i πn डिवाइडेड बाई n। जब ये n कैंसिल आउट हुए तो ये बन गया e⁻2i e⁻2i को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π, ये ऐसे लिखा जा सकता है। और cos 2π की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये क्या होगा आयोटा इंटू 0, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आई 1। तो α⁻n की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 हमारे पास। तो जब α⁻n क्या हो गया 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, मीन्स ये 0/1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। मीन्स जब हम किसी भी nth रूट ऑफ यूनिटी का यदि हम सम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी मिलती है हमको 0। nth रूट ऑफ यूनिटी का हमने सम देखा, वो क्या मिला हमको 0। अब इनका यदि हम प्रोडक्ट करें तो 1 अल्फ़ा, α² α³ अप टू αn-1। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n-1, इस ये लिख दिया हमने।
अब ये आपका एक एपी सीरीज दिख रही है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। तो एपी सीरीज का सम आप कैसे निकालते हैं, n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म करके आप सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ सम फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा, और ये क्या बन जाएगा n/2, तो यहाँ पे कितना है n-1/2 लिखा, और फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 1 और लास्ट टर्म आपके पास है n-1। तो जब 1 1 कैंसिल आउट हुआ तो ये हमारे पास कितना बन गया अल्फा n-1 इंटू n/2। ये आपका क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ क्या हुआ, nth रूट ऑफ यूनिटी। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए अल्फा टू द पावर n/2 को यदि हम कैलकुलेट करें तो अल्फा हमने क्या एज्यूम किया था, e⁻² पाई i डिवाइडेड बाई n को हमने अल्फा बोला था, और इसके पावर n/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा e2 पाई i n/2 इंटू n कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो मिला e पाई i। इसको लिखेंगे cos पाई प्लस i साइन पाई। क्लियर, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। मीन्स अल्फा टू द पावर n/2 को हम क्या लिख सकते हैं -1। तो अल्फा टू द पावर n/2 क्या बन जाएगा आपका -1, तो ये क्या बनेगा -1 टू द पावर n-1। मीन्स आपका nth रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है 0 और प्रोडक्ट क्या होता है -1 टू द पावर n-1। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये जो हमने रूट लिखे थे, इस रूट की हेल्प से आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी रूट आप फाइंड बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस लेक्चर का और भी स्टूडेंट फ़ायदा उठा सके।